हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका आज यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, आई होप आप शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम और आगे जो है इस तरह से वीडियो अपलोड करते रहें। इसके साथ साथ यदि आपको टीजीटी पीजीटी के लिए प्लेलिस्ट फॉलो करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टीजीटी और पीजीटी के प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से फॉलो करके आप जो है पूरे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। लगभग 50 से 60 वीडियो हैं जहाँ से आपकी अपनी कंप्लीट तैयारी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में क्या है। सुबह में ये होता है भूगोल का प्रैक्टिस सेट और शाम को जो है सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास और भूगोल की कंबाइन प्रैक्टिस सेट होती है। तो आप उस पर भी विजिट करें जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में क्या है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम यह होगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, दिन और रात्रि का चक्र नहीं होगा, केवल एक ऋतु होगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। आप पेन और पेपर लेके बैठे, जिससे कि जहाँ भी क्वेश्चन की आवश्यकता पड़े व्याख्या करने की, मैं व्याख्या करूँगा, जिससे कि आप कुछ एडिशनल पॉइंट को आप नोट कर सकें। चलिए, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम क्या होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, दिन और रात्रि का चक्र नहीं होगा, केवल एक ऋतु होगी। तो इसमें क्या हो गया, यदि पृथ्वी का घूर्णन न हो तो क्या क्या हो सकता है। सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, ये तो बिल्कुल सही है। दिन और रात्रि का चक्र नहीं होगा, लेकिन एक केवल एक ऋतु होगी, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, 1 और 2 सही है, यानी कि तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, यानी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी का घूर्णन यानी कि रोटेशन कहलाता है। इसका जो घूर्णन होता है उसको हम रोटेशन बोलते हैं। कई बार इंग्लिश का वर्ड आ जाता है जहाँ हमको कंफ्यूज करता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि पृथ्वी हमेशा जो है पश्चिम से पूर्व यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, और पृथ्वी का जो घूर्णन होता है उसको रोटेशन बोलते हैं। तो ये आपको एडिशनल पॉइंट को नोट कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है, जिससे यह समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करती है। प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में बांटती है। बेरिक कटक को विभाजित नहीं करती है या फिर समान प्रशासनिक खंड को बांटती है। तो क्या करती है, यह समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है थोड़ा विचलित है। इस रेखा को स्थल भाग से दूर रखा गया है ताकि एक ही देश में रहने वाले लोगों को असुविधा ना हो। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी देश के बीच में होकर निकलती है तो इसके दोनों तरफ वाले देशों को एक ही दिन में 2 अलग अलग तिथियां माननी पड़ती है और इस प्रकार उन्हें असुविधा होगी। यानी कि यदि किसी देश के बीच से गुजरेगी तो क्या होगा, वो एक ही दिन में 2 डेट पड़ जाएंगे। इस वजह से इसको ऐसा किया गया है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी निम्नलिखित में से किसके मध्य पाया जाता है। ऊपरी कोड तथा निचला क्रोड, मेंटल तथा क्रोड, या फिर प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच, या फिर डी है ऊपरी मेंटल तथा निचला मेंटल के बीच। तो जो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है वह पाई जाती है आपके मेंटल और क्रोड के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो इसका देखते हैं क्या है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अन्य जो असमताएं हैं, एक है कोनराड समतलता जो ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है। पूरा चुंबकत्व, तापी संकुचन, ज्वारीय तल, या फिर सागर नितल प्रसरण। तो क्या है कि यह तापी संकुचन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अंक विश्व की मुख्य टेक्टोनिक प्लेटों की सही संख्या दर्शाता है। 6, 7, 8 और 9। कितनी है, ये है 7। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी यानी वाशिंगटन डीसी के कार्टोग्राफिक विभाग के अनुसार बृहद प्लेटों की संख्या 7 है, और जो लघु प्लेट हैं वो कितनी है, वो 16 हैं। तो बृहद कितना है, 7 है, और लघु कितनी है, लघु है 16। ये भी आपको याद रखना है, कभी यह पूछ सकता है। जो बड़ी प्लेटें हैं वो प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन, भारतीय प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। और जो लघु प्लेटें हैं वो नस्का प्लेट, अरेबियन प्लेट, काकोस प्लेट, बिस्मार्क प्लेट, कैरिलोना प्लेट, कैरिबियन प्लेट, स्कोशिया प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट आदि। ठीक है, तो इस तरह से जो बड़ी प्लेटें हैं वो कितनी हैं, 7 हैं, और छोटी प्लेटें कितनी हैं, 16 हैं। निम्नलिखित भू आकृति प्रक्रियाओं में से किसके द्वारा अंडों की टोकरी जैसी स्थलाकृति बनती है। नदी जल कार्य, हिमनद कार्य, वायु कार्य, या फिर
समुद्री लहरों के क्यार। तो किसके द्वारा बनती है? ये बनती है हिमनदकार के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेंग के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था को कहा जाता है पेनी प्लेन, पान प्लेन, प्लेन या फिर इंड्रम्फ। तो क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है इंड्रम्फ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं, उत्थान के पूर्व स्थलखंड के लिए पेंग ने प्राइरम्फ नामक नामावली का प्रयोग किया था। अपर्दन की अंतिम अवस्था को इंड्रम्फ नाम दिया गया है। इसको आपको याद रखना है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? 15 से 60 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, 60 से 80 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ओजोन परत की ऊंचाई है वो है 15 से 60 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। और ओजोन परत किस लिए, क्या हमारे लिए हेल्प करती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ओजोन का जो परत है वो क्या समताप मंडल के निचले हिस्से में पाया जाता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ओजोन परत। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से किसे हिमभच्छी स्नोइटर कहा जाता है? चिनूक, सिराको, हरमट्टन या फिर खमसिन। तो जो हिमभच्छी है इसको स्नोइटर बोलते हैं, यह चिनूक पवन है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और राकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली शुष्क एवं गर्म स्थानीय हवाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक कहते हैं, यानी कि चिनूक इसको बोलते हैं कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, चिनूक कहते हैं। मुख्य रूप से ये हवाएं शीत ऋतु में चलती हैं। इसमें तापक्रम में अचानक वृद्धि के कारण प्रेयरी के मैदान पर शीतकालीन ऋतु में पाए जाने वाले बर्फ अचानक पिघल जाती है। इसलिए इन हवाओं को हिमभच्छी यानी कि स्नोइटर के नाम से भी जाना जाता है। कभी भी आपसे पूछ ले कि चिनूक कहाँ पे चलती है, तो ये चलती है यूएसए में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हरमट्टन पवन कहाँ पे चलती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पवन है। ट्रक खेती एक विशेष प्रकार की खेती होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रक की खेती होती है या फिर ट्रक में खेती होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली यह खेती जो है सब्जियों की खेती है। और इसमें जो सब्जी का उत्पादन होता है उसको ले जाने के लिए ट्रक की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ट्रक के द्वारा इसको ज़्यादा ले जाता है। इसी वजह से इसमें इसको ट्रक खेती नाम ही दे दिया गया है। जैसे इसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रक की खेती। ठीक है, सब्जियों और फलों फूलों की कृषि होती है और उसमें ट्रक का यूज ज़्यादा होता है। या बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वाणिज्यिक खेती की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? किसान बाजार के लिए फसल को उगाते हैं। कृषि क्षेत्रों का बाजार से अच्छा संपर्क होता है। कृषि क्रियाएं मुख्यतः हाथों से ही की जाती हैं या फिर कृषि छोटे क्षेत्रों तक ही सीमित रहती हैं। तो जो वाणिज्यिक खेती यानी कि जो कमर्शियल फार्मिंग होती है वो बेसिकली होती है कि आप जो सब्जी उगाते हैं उसको बाज़ार में बेच पाएँ और अपने लिए आजीविका के साधन को जुटा पाएँ। तो बेसिकली जो वाणिज्यिक खेती होती है उसको बोलते हैं किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल क्रांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? चीन, भारत, जापान या फिर फिलीपींस। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये पूछ सकता है ऑनलाइन फॉर्मेट में कि चावल क्रांति क्या है। तो ये फिलीपींस को जाना जाता है चावल क्रांति के नाम से। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बताना है कि इसका जो विकास हुआ था, उन्नत बीजों का विकास सर्वप्रथम फिलीपींस में हुआ था। इस कारण इसे चावल की क्रांति की भूमि कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक, अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान IRRI लास वनास फिलीपींस में स्थापित किया गया है। और IRRI की स्थापना 1960 में की गई थी। ये आपसे कभी पूछ सकता है IRR की स्थापना IRRI की स्थापना 1960 में की गई थी फिलीपींस में। तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है कृषि, निर्माण, सेवाएं या फिर व्यापार। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि प्रथम में क्या आता है, द्वितीय में क्या आता है और तृतीय में क्या आता है, तब आप इसको अलग कर पाएंगे। तो जो प्राथमिक क्रियाएं होती है उसमें कृषि, पशुपालन, आखेट, मत्स्यन, खाद्य संग्रहण आदि आते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए। जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं इसमें कृषि आता है, पशुपालन आता है, आखेट आता है, मत्स्यन यानी कि मछली पालन आता है और खनन आता है। इसमें आता है, यह आता है प्रथम प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। और जो दूसरी क्रियाएं आती हैं उसमें आता है विनिर्माण, प्रसंस्करण यानी संसाधन, ऊर्जा उत्पादन। तृतीय क्रिया में आता है परिवहन व संचार, व्यापार तथा सेवाएं। तो तृतीय में पूछा ना, तृतीय में क्या आता है, व्यापार और सेवाएं आएंगे। तो इसमें कौन सा आएगा, 3 और 4 यानी कि व्यापार और सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एस्किमो, तो ये इग्लू के घर में रहते हैं। किर्गिज यूर्थ होता है, मसाई कराल होता है। लेकिन जो बद्दू होते हैं वो किबिटिका में नहीं रहते हैं। उनका जो होता है यह बद्दू यहाँ पे
अरब के मरुस्थल में रहने वाली एक जनजाति है, इसका जो किबिटका से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो किबिटका से कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एस्किमो जो होते हैं इग्लू के घर में रहते हैं, सॉरी एस्किमो जो होते हैं इग्लू के घर में रहते हैं, जो कि बर्फ से निर्मित होता है और यह एक गोलाकार आवास है। यह मध्य एशिया के किर्गिज, कालमुख और कजाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास है। ठीक है, युर्त जो है पशुओं की खाल से निर्मित अस्थायी आवास है, टेंट टाइप में होता है। और जो क्राल होता है, क्राल है जो मसाई द्वारा निर्मित झोपड़ियों के क्राल कहते हैं, यानी कि जो मसाई लोग बनाते हैं झोपड़ी ऐसे करके, ठीक है, उसको क्राल बोलते हैं। यूरोप का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र डांगर बैंक कहाँ अवस्थित है? बाल्टिक सागर में, इंग्लिश चैनल में, उत्तरी सागर में या फिर नॉर्वेजियन सागर में? तो ये स्थित है उत्तरी सागर में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्रीवायरांग का प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है? रूस में, वायलोरूस में, यूक्रेन में या फिर कजाकिस्तान में? तो यह स्थित है यूक्रेन में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल क्या है? 16.38%, 16.68%, 16.38% या फिर 16.68%? पूछा है भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यह है, कितना है यह आपका है 16.38, तो यह 16.68%, यानी 16.68% का अंतराल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पुरुष की साक्षरता कितनी है? तो यह 82.14, ये पुरुष की है, और महिला की कितनी है? 65.46। जब दोनों का आप अंतर निकालेंगे तो आएगा 16.68% का अंतराल है पुरुष और महिला की साक्षरता के बीच में। निम्नलिखित द्वीपों में के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा? तो जो 10 डिग्री अंश के द्वारा अलग किया जाता है वो है अंडमान एवं निकोबार। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है? महान हिमालय में, शिवालिक हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में? तो जो कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है वो है मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियों मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। यह क्षेत्र पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत जैसे पर्यटन स्थल भी लघु हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गोदावरी, इंद्रावती, गंगा, पेनगंगा, कृष्णा, भीमा या फिर लूनी, सुकरी? तो जो सुमेलित नहीं है वो होगा गंगा और पेनगंगा, क्योंकि गंगा की जो सहायक नदी है वह पेनगंगा नहीं है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। अन्य युग्म सही सुमेलित हैं, और गंगा की सहायक नदियाँ बाएं तट की और रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा हैं, जबकि दाएं तट की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं यमुना, टोन, सोन और कर्मनाशा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मछली पकड़ने वाला। किसी झील के चारों ओर बसा एवं गांव किस प्रतिरूप में आएगा? यानी किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? यानी कि जो झील के किनारे गांव बसेगा वो किस प्रतिरूप में आएगा? अर्य, निहारिका, अनाभिकी या फिर तारा? तो जिसका जो प्रतिरूप होगा वो होगा निहारिका प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जब किसी जलाशय जैसे झील, तालाब आदि के चारों ओर गृह बनाए जाते हैं तो बस्ती की आकृति निहारिका के समान हो जाती है। जब किसी सार्वजनिक भवन या भूमि, धार्मिक भवन आदि के चारों ओर बस्ती बसती है तो उसे नाभिकी ग्राम कहते हैं। यानी कि जो नाभिकी ग्राम होता है वह क्या होता है? सार्वजनिक भवन या भूमि, धार्मिक आदि स्थानों के चारों ओर बस्ती है। ठीक है। कारागंडा कोयला क्षेत्र अवस्थित है फ्रांस में, कजाकिस्तान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर चीन में? तो यह स्थित है कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। गन्ने के विकास के लिए उपयुक्त तापमान की सीमा कितनी होनी चाहिए? 31 से 37 डिग्री, 21 से 27 डिग्री,
15 से 20 डिग्री या फिर 16 से 21 डिग्री। तो ये होनी चाहिए 21 से 27 डिग्री के बीच में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेलीग्राफ पठार स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अंध यानी कि अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अंध महासागर में या फिर दक्षिणी हिंद महासागर में। तो जो टेलीग्राफ पठार है वो स्थित है आपके उत्तरी अंध महासागर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय कटिबंध को जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जाना जाता है? 0 से 20 डिग्री अक्षांश, 20 से 40 डिग्री अक्षांश, 20 से 45 डिग्री अक्षांश या फिर 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो जो जाना जाता है जनसंख्या की गुत्थी के रूप में वो जाना जाता है 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। रेड इंडियन अथवा अमेरिकन इंडियन निम्न में से किस प्रजाति के हैं? काकेसाइड प्रजाति, मंगोलायड प्रजाति, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति या फिर निग्रोटो प्रजाति। यह जो है संबंधित है मंगोलायड प्रजाति से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यदि आप पढ़ते हैं तो जानते होंगे कि इसका नाम क्या किया गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका नाम अब क्या कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो किस प्रदेश में है? ये है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जो वन आच्छादित प्रदेश है वो है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और पाँचवें पर आता है महाराष्ट्र। ये भी आपको याद रखना है। स्थानांतरित खेती की अनिवार्य विशेषता क्या है? फसलों की सघनता, खेतों का चक्र, एकल फसल या फिर दोहरी फसल। तो जो स्थानांतरित खेती होती है उसका जो विशेषता होता है वो होता है खेतों का चक्र। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक्मान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? इकोटोन, आवास क्षेत्र, पारिस्थितिकी कर्मता या फिर पारिस्थितिकी नीश। तो क्या है? यह है पारिस्थितिकी कर्मता। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन या फिर मैंग्रोव वन। जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आते वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं शाम को कंबाइंड प्रैक्टिस सेट के साथ इतिहास और भूगोल की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जहाँ पर हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। अब आती इतिहास की बात करते हैं। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की हुई थी? दायमाबाद, मिर्ज़ापुर, पल्लवरण या फिर सोहनघाटी। थी क्या होती? ये होती पल्लवरण में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पौमचरियम निम्न में से किस एक से संबंधित है? भारतीय वनस्पति एवं प्राणी जात का एक विवरण, रामायण का एक जैन भाषांतर, एक दास पुरुष एवं स्त्री के प्रेम की कथा या फिर निर्वाण के प्रश्न का एक बौद्ध विवरण। तो कौन सा है? यह है आपका रामायण का एक जैन भाषांतर। अगला प्रश्न लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्राचीन राज्य है, इधर आधुनिक क्षेत्र है। दुर्गर, कामरूप, त्रिगर्त इसमें कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है। सही इसका सुमेलित करना है। तो ए का 2 होगा दुर्गर यानी कि जम्मू कश्मीर, कामरूप यानी कि असम और त्रिगर्त यानी कि जालंधर। तो ए का 2, बी का 1 और सी का 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? बाणभट्ट, वत्सभट्ट, हरिसेन या फिर वीरसेन। तो कौन था ये आपको बताना था। तो ये था वत्सभट्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? विश्रुपुराण, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र या फिर दिव्यावदान। तो कौन सा मानता है? ये मानता है दिव्यावदान। डी ऑप्शन करेक्ट है। मध्यकालीन राजनीतिक विचारों द्वारा प्रतिपादित अदल का सिद्धांत क्या व्यक्त करता था? नैतिकता, न्याय, अभिजात वर्ग या फिर धार्मिक दायित्व। तो क्या व्यक्त करता था? ये न्याय व्यक्त करता था। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से किस सुल्तान ने जैन संत जम्बूजी को भू अनुदान प्रदान किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक,
सिकंदर लोदी या फिर इब्राहिम लोदी? तो किसने दिया था? ये दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसने किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वाल्टर लॉरेंस, ईसी साचाऊ, अलू मुकद्सी या फिर एम ए रहीम? तो किसने किया था? ये किया था ईसी सचाऊ ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। किसने तुर्की और एतगीन को नियुक्त करने के लिए नायब का पद बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या फिर बहराम? तो किसने बनाया था? ये बनाया था बहराम शाह ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामानुज, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य या फिर कबीर? तो गौड़ी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से किसने टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि संपादित की थी? हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, वेलेजली या फिर डलहौजी? तो यह की थी कार्नवालिस ने। और कब की थी ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। निम्न में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर आरंभ किया? ईश्वरचंद विद्यासागर, के वीरे सलिंगम, के एल नटराजन या फिर एम जी रानाडे? किसने किया था? ये किया था के एन नटराजन ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 1840 में पूना में परमहंस सभा किसने स्थापित की थी? बाल शास्त्री जाम्भेकर, महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी या फिर दादोबा पांडुरंग तड़खेड़कर ने? तो किसने किया था? ये किया था दादोबा पांडुरंग तड़खेड़कर ने। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चार्ल्स मेटकाफ भारत का गवर्नर जनरल रहा। कब से कब तक रहा था? 1835 से 36, 1839 से 40, 1837 से 38 या फिर 1832 से 33? तो ये कब से रहा था? 1835 से 36 तक रहा था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? यानी कि कौन सा भवन है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है? बुलंद दरवाज़ा, अनूप तालाब, किला ए कोहना, पंचमहल? तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना था। तो किला ए कोहना नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी कारखानों की स्थापना का सही कालानुक्रम है? मसवस, सुतानाती, सूरत, हुगली, मसवस, सूरत, सुतानाती, हुगली, सूरत, हुगली, मसवस और सुतानाती या फिर डी सूरत, मसवस, हुगली और सुतानाती? तो कौन सा क्रम इसका सही है? डी है। पहले सूरत, फिर मसवस, फिर हुगली और फिर सुतानाती। ये क्रम आपको याद रखना है। SMHS। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? अरविंद घोष का पत्र वंदे मातरम, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी, मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका या फिर सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन पत्रिका? तो यहाँ से आपको दो प्रश्न यानी कि 4 प्रश्न सीधे सीधे मिल रहे हैं और एक ही प्रश्न 5 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। अरविंद घोष का पत्र वंदे मातरम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कृष्ण कुमार मित्र का साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मोतीलाल घोष की जो पत्रिका है वह अमृत बाजार पत्रिका, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और चौथा है सतीश चंद्र मुखर्जी की डान पत्रिका, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 4 अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं और एक ये 5वां क्वेश्चन। तो इसमें आपको बताना है, इसको आप नोट कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक साहित्य सूफी साहित्य का अंग है? तबकाते नासरी, खैर उल मजलिस, रेहला या फिर फुतू उस सलातीन? तो कौन सा है? ये हो जाएगा आपका खैर उल मजलिस। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं, विजयनगर राज्य में पुलिस का वेतन निम्नलिखित में से किस एक में से दिया जाता था? वेश्यालयों से होने वाले आय से, सामान पर लगने वाले कर से या फिर भू राजस्व से या फिर चौथा है मदिरा की दुकानों से होने वाली प्राप्ति से? तो किससे दिया जाता था? ये दिया जाता था वेश्यालयों से होने वाले आय से। उस समय पुलिस का वेतन दिया जाता था, यानी कि विजयनगर में। निम्न में से किस भवन में चतुष्केंशवंशी मेहराब का एक प्रमुख वस्तु तत्व के रूप में प्रयोग किया गया है? अलाई दरवाज़ा, कुबत उल इस्लाम, फतेहपुर सीकरी में भवन या फिर चित्तौड़ दुर्ग? तो ये कौन सा है? ये है आपका 41 का ए हो जाएगा अलाई दरवाज़ा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? गुलबदरम बेगम, अकबर, अब्दुल हमीद लाहौरी, जहांगीर, खफी खां शाहजहां या फिर जेबुन्निसा बहादुर शाह द्वितीय? तो कौन सा सही सुमेल इसमें है ये आपको बताना था। तो ये है गुलबदरम बेगम, अकबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस मराठा राज्य में सबसे अंत में
अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार किया था? गायकवाड़, सिंधिया, भोसले या फिर होलकर ने? तो किसने किया था? ये किया था होलकर ने। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नागर शैली के स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? कैलाशनाथ मंदिर यानी कांचीपुरम, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है, पट्टदकल मंदिर जो ऐहोल में है। तो कौन सा सही है? ये है आपका बी, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है। ये चारों फिर से आपको 5 क्वेश्चन से मिल रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 1420 ईस्वी के लगभग विजयनगर पहुंचने वाला वेनिस का यात्री जो अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था कौन था? निकीतीन, निकोलो कोंटी, इब्न बतूता या फिर फरिश्ता? तो ये कौन था? ये था आपका निकोलो कोंटी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? 1909 एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट या फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? तो कौन सा था? ये था 1935 का एक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये रहे हिस्ट्री और जियोग्राफी के प्रैक्टिस सेट जो कि टीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप पीजीटी की तैयारी करें इतिहास या भूगोल की, तब भी आपको ये देखना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो या फिर कुछ हमसे आप पूछना चाहते हैं तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं शाम को इतिहास की सेपरेट वीडियो सेपरेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।